शांत रहिएगा, बताइएगा। तो बिहार से संविधान सभा में टोटल कितने प्रतिनिधित्व बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? संविधान सभा में बिहार के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 36 लोग थे। 36 लोग थे जो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। संविधान सभा में कितने लोग थे? 36 लोग थे। आगे बताइएगा। तो मुगल चित्रकला की नींव किसके शासनकाल में पड़ी है? नींव किसके शासनकाल में पड़ी है? नहीं, हुमायूं के शासनकाल में नींव पड़ी है। मुगल वंश के द्वितीय शासक जो थे, बाबर के पुत्र थे हुमायूं, इन्हीं के कार्यकाल में मुगल चित्रकला का जो है नींव जो पड़ा है वो किनके कार्यकाल में पड़ा है? तो हुमायूं के कार्यकाल में पड़ा है। बताइएगा। तो अष्टप्रधान से संबंधित वाक्यान्विश किस विषय से संबंधित था? गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग था, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देख रहे होंगे बिहार एसआई में भी अभी देखने को मिला है, ठीक है ना। तो इस सब क्वेश्चन पे थोड़ा सा विशेष फोकस कीजिएगा। अष्टप्रधान में जो संबंधित व्यक्ति थे वाक्यान्विश, वो किससे संबंधित थे? तो गुप्तचर के प्रमुख होते थे। गुप्तचर के प्रमुख होते थे वाक्यान्विश। और चिटनिस बताइएगा। तो चिटनिस बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शाही पत्राचार विभाग के प्रमुख होते थे। शाही पत्राचार विभाग के प्रमुख क्या होते थे? चिटनिस कहलाते थे। और वही मजूमदार की बात करें तो मजूमदार क्या कहलाते थे? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री को मजूमदार कहा जाता था। और आज भी के दिन में जो है मजूमदार जनजाति जो है, मजूमदार मतलब जो लोग जाने जाते हैं वो किसके लिए? पैसा रुपया का जो कारोबार करते हैं उनको जाना जाता है। और मजूमदार उस समय में किनको जाना जाता था? वित्त मंत्री को जाना जाता था। आगे बताइएगा। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र भारत में किस राज्य में शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में। जैसा जानते हैं लिथियम का भंडार भारत में जो मिला था वो किस राज्य में मिला था? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मिला था, जम्मू कश्मीर में। और उसको रिफाइन करके उसका उपयोगी सामान बनाने का जो पहला संयंत्र चालू हुआ है वो कहां पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश में हुआ। बताइएगा। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कैमा रहा है? 126वां। बिल्कुल सही है, 126वां स्थान रहा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का जो स्थान रहा है वो 126वां स्थान रहा है। बताइएगा। तो कांसा, जिसको ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं, किस दो धातुओं का मिलकर के मिश्र धातु बना हुआ? Cu+Sn, टीन। बिल्कुल सही है, तांबा और टिन का मिश्रण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं। तांबा और टिन का मिश्रण होता है। और वही पीतल की बात करें तो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, जास्ता का मिश्रण होता है। आगे बताइएगा। तो अंतरिक्ष में स्थापित प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में, ध्यान से सुनिएगा, अंतरिक्ष में स्थापित प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? एस्कोर था। बिल्कुल सही सुबोध जी, एस्कोर था। ये अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो एस्कोर था। ये संचार करने का मीडियम वाला जो उपग्रह था वो एस्कोर था, उसका नाम था। आगे बताइएगा। तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ भारत में? 1974 में लागू हुआ। 1974 में लागू हुआ है। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1974 में लागू हुआ है। बताइएगा। तो ईका बेरौन के नाम पे किस तत्व को रखा गया है? ईका बेरौन जो जगह था, खाली जगह जो छोड़ा गया था, उसमें किस तत्व को रखा गया है? स्कैंडियम को रखा गया। किसको रखा गया है? स्कैंडियम को। ईका बेरौन के जगह पर किसको रखा गया है? स्कैंडियम को रखा गया है। आगे बताइएगा। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं। कौन सा ऐसा देश है जहां का क्षेत्रफल तो कम है लेकिन उस क्षेत्रफल के अनुसार वहां पर जो वन का प्रतिशत है वो ज्यादा है, यानी कि रेशियो ज्यादा है? वैसा एशियाई देश कौन सा है? जापान देश है। जापान। जापान जो विश्व में प्रथम स्थान पे आता है। विश्व में प्रथम स्थान पे आता है। वनों का देश के नाम से किस देश को जानते हैं? कांगो को जानते हैं। वनों के देश के रूप से किस जगह को जानते हैं? कांगो को जानते हैं। और अभी जो पूछे थे भौगोलिक क्षेत्रफल से उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित वाला देश कौन सा है? जापान है। बताइएगा। तो सतकोसिया गर्ज कहां पे अवस्थित है? किस राज्य में? ओडिशा में अवस्थित है। सातकोशिया गर्ज कहां पे अवस्थित है? ओडिशा राज्य में अवस्थित है सातकोशिया गर्ज। आगे बताना है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। बताइएगा। तो
प्रसिद्ध निशानेबाज श्रेयसी सिंह का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से ही, अपने ही राज्य बिहार से है। श्रेयसी सिंह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। जो कौन से खेल को खेलते हैं? निशानेबाज है, निशानेबाज है ये, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो पर्यावरण निश्चयवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पर्यावरण निश्चयवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो रीटर का नाम जानते होंगे, रीटर का नाम जानते होंगे, रीटर के द्वारा। पर्यावरण निश्चयवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? रीटर के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, आर्टिकल 108 के तहत होने वाले संयुक्त बैठक सर्वप्रथम किस विधेयक को लेकर के था? नहीं, डाक संशोधन वो पॉकेट विधेयक था जो ज्ञानी जैल सिंह लगाए थे, आप लोग जानते हैं। डाउरी एक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दहेज प्रथा को लेकर के थी, दहेज प्रथा को लेकर के थी। डाउरी अधिनियम जो आई थी, दहेज अधिनियम जो आई थी, दहेज उन्मूलन अधिनियम, उसको लेकर के भारत में पहली बार संयुक्त बैठक जो बुलाई गई थी वो डाउरी अधिनियम के लिए ही बुलाया गया था, ठीक है ना। आगे बताना है, संयुक्त बैठक जो होती है उसमें कोरम का संख्या जो है वो कितना होता है? गण आपूर्ति मिनिमम कितना होता है? 1/10, यानी कि दोनों सदनों की संख्या का जोड़ बट्टे 10 से जब उसको भाग देंगे, मिनिमम अगर उतने सदस्य उपलब्ध होंगे तभी संयुक्त बैठक चालू हो पाएगी। और लोकसभा और राज्यसभा में इंडिविजुअली भी कोरम यही होता है, 1/10 ही होता है। बिल्कुल सही है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, अभी बिहार एसआई में क्वेश्चन ये पूछा था। आगे बताइएगा, तो राष्ट्रीय आपात की समाप्ति कैसी विधेयक से मतलब कैसे बहुमत से मतलब समाप्त की जा सकती है? नहीं, 2/2 ने साधारण बहुमत से समाप्त की जाती है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो उसकी समाप्ति जो है वो साधारण बहुमत से की जाती है। बताइएगा तो पुनर्विचार याचिका कितने दिनों के भीतर दायर की जा सकती है? 30 दिनों के भीतर, बिल्कुल सही है। पुनर्विचार याचिका जो है वो 30 दिनों के भीतर ही दायर की जाती है, ठीक है ना। पुनर्विचार याचिका यानी कि कोई भी पिटीशन, कोई भी सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ किसी भी जजमेंट को दिया, उस पर अगर चाहते हैं कि नहीं इस पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उसको आपको 30 दिनों के अंदर में उसको सूचना देना होगा, याचिका दायर करना होगा 30 दिन के भीतर ही, 30 दिन के भीतर ही। सही है ये। आगे बताइएगा तो पुस्तक 1857 के लेखक कौन है? एस.एन. सेन है, बिल्कुल सही है। पुस्तक 1857 के लेखक कौन है? एस.एन. सेन है। बताइएगा तो इज्जतदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? इज्जतदारी नहीं, ये वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। इज्जतदारी प्रथा का सर्वप्रथम, इज्जतदारी प्रथा का जो सर्वप्रथम जो हुआ था वो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। आगे बताइएगा तो लिंडसे आयोग जिसका गठन 1929 में किया गया था, इसका संबंध किस शिक्षा से था? प्रौढ़ शिक्षा से था, प्रौढ़ शिक्षा। लिंडसे आयोग का संबंध जिसका गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था, 1929 में हुआ था। इसका संबंध किससे था? किस शिक्षा से? प्रौढ़ शिक्षा से था। बताइए तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल सही है, आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस जी के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा तो पहली महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करती है उस महिला का नाम क्या है? कादम्बिनी गांगुली जी है, कादम्बिनी गांगुली जी है। पहली भारतीय महिला है जो कांग्रेस को संबोधित करती है, वो कौन है? कादम्बिनी गांगुली जी है, ठीक है ना। आगे बताइएगा महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहकर किसने संबोधित किया था? बिल्कुल सही है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा भिखारियों का राजा कहा गया था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? एनी बेसेंट के द्वारा। महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा कहा गया एनी बेसेंट के द्वारा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया? ब्रिस्टन चर्चिल के द्वारा और फ्रैंक मॉरिस, दोनों साथ साथ कहे थे, ब्रिस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस के द्वारा अर्धनग्न फकीर कहा गया। जबकि राजनीतिक बच्चा किसके द्वारा कहा गया? एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया। महात्मा किसके द्वारा कहा गया गांधी को? किसके द्वारा? R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई। और महात्मा की उपाधि किस वर्ष दी गई है?
1917 में दी गई। चंपारण आंदोलन के कार्यकाल के समय ही 1917 में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। आगे बताइएगा, फिरोजाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? भीमा नदी के तट पर बसा हुआ। फिरोजाबाद जो है वो भीमा नदी के तट पर बसा हुआ है। बताइएगा तो शतपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। बिल्कुल सही है। शतपथ जो है किस ब्राह्मण का ग्रंथ है? किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का। बताइएगा तो रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। बताइएगा तो प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी से प्रयाग किसके द्वारा लाया गया? मुगल शासक था, अकबर के द्वारा लाया गया था। अकबर के द्वारा लाया गया था। प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा लाया गया था। आगे बताइएगा, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की नीति क्या थी? कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे उनकी आंदोलन नीति कैसी थी? राजवामपंथी थी। राजवामपंथी थी। जो नरम दल के नेता थे ना, उनकी नीति कैसी थी? तो राजवामपंथी नीति थी। ठीक है ना? क्या हुआ? नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा तो महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की थी? 1936 में किया था। बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जी के द्वारा सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में किया गया था। बताइएगा तो वंकी टॉप ऑफ बनाना किसके कारण होता है? वायरस के कारण, विषाणु के कारण होता है। बिल्कुल सही है। वंकी टॉप ऑफ बनाना किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, जो किसमें फैलने वाली एक बीमारी है। नाम से ही स्पष्ट है, वंकी टॉप ऑफ बनाना यानी कि केला में फैलने वाली बीमारी है, जो किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। बताइएगा तो उत्तक का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? बीचेट के द्वारा किया गया था। उत्तक का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? बीचेट के द्वारा किया गया था। जबकि कोशिका का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा ही, जो कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक के द्वारा, उन्हीं के द्वारा कोशिका का नामकरण किया गया। जीवित कोशिका या फिर जीवाणु का खोज किसके द्वारा किया गया? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। जीवित कोशिका या फिर जीवाणु का खोज किसके द्वारा किया गया था? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। जब जीवाणु शब्द आ गया तो विषाणु का खोज बताइएगा किसके द्वारा किया गया था? इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। विषाणु का खोज किसके द्वारा किया गया था? इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। लवक का अर्नेस्ट हक्कल के द्वारा। प्लास्टेट होता है ना, प्लास्टेट जिसको बोलते हैं लवक। क्या हुआ? सुई चेम्बर। सुई चेम्बर का तो नाम नहीं ध्यान। सिम्फर बोले, सिम्फर नहीं, सिम्पसन जो है सो क्लोरोफॉर्म का। अच्छा ठीक है, आगे देख लीजिएगा उसको। ठीक है ना? आगे बताइएगा तो टीकाकरण का खोज किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड जेनर के द्वारा। टीकाकरण का खोज किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। रेबीज का टीकाकरण का खोज किसके द्वारा किया? लुई पास्चर के द्वारा। रेबीज टीकाकरण की खोज लुई पास्चर के द्वारा, जबकि टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा। वायरस का खोज किसके द्वारा? इवानोवस्की के द्वारा। जीवाणु का खोज किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कोशिका का खोज किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका केंद्रक का खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। केंद्रक का खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। बताइएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसके द्वारा किया गया? आर ऑल्टमैन के द्वारा किया गया। आर ऑल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया। और आर ऑल्टमैन जब माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे उस समय इसका नाम क्या रखे थे? नाम इसका बाद में पढ़ते हैं कि बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। तो जब वो भी खोजे होंगे तो कुछ ना कुछ आर ऑल्टमैन भी तो नाम रखे होंगे ना। इडियोप्लास्ट नाम रखे थे। इडियोप्लास्ट क्या नाम रखे थे? इडियोप्लास्ट नाम रखे थे। इडियोप्लास्ट, ठीक है ना? और बाद में चल करके इडियोप्लास्ट का नाम चेंज किया वेंडा, और वेंडा उसको क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। आगे बताइएगा, राइबोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया? जी पैलेट के द्वारा। राइबोसोम का खोज किसके द्वारा? जी पैलेट के द्वारा किया गया। उसके बाद गोल्गी काई का खोज किसके द्वारा किया गया? कैमिलियो गोल्गी के द्वारा किया गया। कैमिलियो गोल्गी के द्वारा गोल्गी काई का खोज कैमिलियो गोल्गी के द्वारा किया गया। आगे बताइएगा, पादप रोग विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही है, एजे बटलर को कहा जाता है। पादप रोग विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? एजे बटलर को कहा जाता है। पादप रोग विज्ञान के जनक एजे बटलर को कहा जाता है।
आगे बताइएगा तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय थे, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? टॉल्स्टॉय थे। जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। बताइएगा तो चालुक्य के बादामी वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? जय सिंह प्रथम को, बिल्कुल सही है, जय सिंह प्रथम को माना जाता है। चालुक्य के बादामी वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? जय सिंह प्रथम को माना जाता है। बताइएगा तो भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार करने का अधिकार किसके पास है? कौन तैयार करता है? कौन सा मंत्रालय तैयार करता है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत का भौगोलिक मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और लास्ट टाइम भारत का भौगोलिक मानचित्र रक्षा मंत्रालय के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 2019 में, जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को सेपरेट किया गया था। उसके बाद एक नया मानचित्र जारी किया गया था जो 2019 में जारी किया गया था, और वही अभी भारत का सबसे नया मानचित्र है, ठीक है ना, जो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बताइएगा तो समाचार दर्पण पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? विलियम कैरी, बिल्कुल सही है। समाचार दर्पण पत्रिका के संपादक कौन थे? विलियम कैरी थे। आगे बताइएगा तो नेपोलियन के द्वारा बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1800 ईस्वी में की गई थी। नेपोलियन के द्वारा बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की गई थी? 1800 ईस्वी में की गई थी। बताइएगा तो जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे किस नाम से जाने जाता है? फैकोलिथिक। फैकोलिथिक, देखिए लहरदार आकृति में जैसे ही जमेगा ना तो उसको फैकोलिथिक बोलेंगे, ठीक है ना। लहरदार आकृति में जब जमेगा तो उसको क्या बोलेंगे? फैकोलिथिक बताएंगे। आगे बताइएगा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को पुकारा जाता है? दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को पुकारा जाता है। दक्षिणी महाद्वीप क्या होगा? विज्ञान का महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। आगे बताइएगा तो कनारी जलधारा जो है वो किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। कनारी जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बताइएगा तो देमबंद ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? ईरान से है। देमबंद ज्वालामुखी ईरान में है। देमबंद ज्वालामुखी ईरान में है। बताइएगा तो गन मेटल का संबंध किन धातुओं के मिश्रण से है? Cu, कॉपर, जिंक और Sn। कॉपर, जिंक और टीन। कॉपर, जिंक और टीन के मिश्रण से कौन सा मेटल बनता है? गन मेटल बनता है। गन मेटल बनता है। आगे बताइएगा तो गुप्तकालीन पुस्तक काव्य दर्शन के लेखक कौन है? दंडी के द्वारा लिखा गया। गुप्तकालीन काव्य पुस्तक काव्य दर्शन जो पुस्तक लिखे गए हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है? दंडी के द्वारा लिखा गया। बताइएगा तो मनुष्य की खोपड़ी में अवस्थित अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। 29 होती है। पंचायती व्यवस्था में विषयों की संख्या 29 होती है। मनुष्य को मुस्कुराने के लिए कितनी अस्थियों की आवश्यकता होती है? 14। मनुष्य को मुस्कुराने के लिए कितनी अस्थियों की आवश्यकता होती है? 14 की आवश्यकता होती है। 14 अस्थियों की आवश्यकता होती है। बताइएगा तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। किन किन जगहों पर किया था? कन्नौज और प्रयाग में किया था। कन्नौज और प्रयाग में किया था। आगे बताइएगा भारत के बाहर लगातार कितने वर्षों तक अगर आप बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? 7 वर्षों तक रहेंगे। 7 वर्षों तक अगर आप भारत से बाहर रहते हैं लगातार तो आपकी नागरिकता भारत की स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। आगे बताइएगा तो गंधर्व वेद जो है ये किस वेद का उपवेद है? साम वेद का। गंधर्व वेद जो है किस वेद का उपवेद है? साम वेद का। और एक है आयुर्वेद वेद। आयुर्वेद वेद किस वेद का है? वो ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो ऋग्वेद का है। बताइएगा तो भारत पाक युद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? 1965 में हुआ था। और दूसरे टाइम कब हुआ था? 1971 में हुआ था। आगे बताइएगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया? किस वर्ष? 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से किस वर्ष वापस ले लिया गया था? 1934 में ले लिया गया था।
बताइएगा तो ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र किस राज्य में है? राजस्थान में है। आगे बताइएगा तो चेका का गठन करने का संबंध किससे है? लेनिन के द्वारा। चेका जो है एक टास्क फोर्स था जो रूसी क्रांति के दौरान गठन किया गया था, वो किसके द्वारा गठन किया गया था? लेनिन के द्वारा किया गया था, लेनिन के द्वारा। आगे बताइएगा तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध जो है वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा ही प्रयोग किया गया था पारिस्थितिकी तंत्र। बिल्कुल, इकोलॉजी इसी को कहते हैं। और इकोसिस्टम किसके द्वारा किया गया था? पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा? रीटर के द्वारा ना, रीटर के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र। हाँ ठीक है, एजी ट्रांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है किसके द्वारा? एजी ट्रांसले के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजी तिलक के द्वारा किया गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा तो एसआई का तापमान, मतलब तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है या फ़ारेनहाइट होता है? केल्विन होता है। इस सब क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता है। क्वेश्चन एसआई में भी पूछा था ये क्वेश्चन। सोचिए कितना साधारण क्वेश्चन पूछता है और इसी को हम लोग मिस्टेक करके आ जाते हैं। तापमान का क्या हुआ? E20 जो है ना वो इथेनॉल था, ठीक है ना। इथेनॉल, जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला देते हैं तो उसको E20 बोलते हैं, जबकि लक्ष्य कितने प्रतिशत का रखा गया है? 30% का रखा गया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो ज्योग्राफी बुक के लेखक कौन है? टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। ज्योग्राफी बुक किसके द्वारा लिखा गया था? टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित कौन सी पहाड़ी श्रेणी है? सतपुड़ा पहाड़ी है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो मध्य श्रेणी है वो कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा श्रेणी है। आगे बताइएगा खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे बताइएगा तो प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय किस तत्व की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन हेतु किस तत्व की आवश्यकता होती है? CO2 है क्या? आप सोच सकते हैं क्लोरोफिल में किस तत्व की अधिकता होती है? मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम की ही जरूरत पड़ती है और मैग्नीशियम का जरूरत भी इसी के लिए पड़ता है कि जब जल का विखंडन होता है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा तत्व निभाता है? कौन सा धातु? मैग्नीशियम धातु निभाता है। आगे बताइएगा मनुष्य की अधिकांश आवश्यकता जैसे कि अनाज, फल, सब्जी इत्यादि कैसे पौधे से प्राप्त होती है? एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म पौधे से? एंजियोस्पर्म से होती है। एंजियोस्पर्म से होती है, ठीक है ना। और एंजियोस्पर्म पौधे की संख्या लगभग 80% होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म पौधे की संख्या कितना होती है? पेड़ की संख्या 20% होती है, ठीक है ना। जितने भी फर्नीचर बनाए जाते हैं या फिर जो उच्च दर के जो मतलब लकड़ी का जो सामान बनता है वो कैसे पौधे से निकाला जाता है? जिम्नोस्पर्म पौधे से निकाला जाता है, पेड़ से निकाला जाता है। आगे बताइएगा तो भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा में है। ओडिशा में है। भारत में सफेद नंदनकानन ही है। भारत में सफेद बाघ का प्रजनन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा राज्य में है। आगे बताइएगा तो ध्यान से बताइएगा यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसको भारत एक महान शासक के रूप में इस्तेमाल करता या फिर याद करता। ये किसका कथन है? बिल्कुल सही है, एलिफिस्टन का कथन है। किसका कथन है? एलिफिस्टन के द्वारा ऐसा कहा गया कि रजिया यदि स्त्री ना होती तो उसे भारत के एक महान शासक के रूप में मतलब कि जाना जाता। ये एलिफिस्टन का कथन है, ठीक है ना। आगे बताइएगा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है? एएस। ये जो बंटवारा होता है ना जलवायु मतलब क्षेत्र के अंतर्गत, तो तमिलनाडु से लेकर के कोरोमंडल तक का जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता है? एएस के अंतर्गत आता है। एएस के अंतर्गत आता है। आगे बताइएगा तो कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। महबूब ए इलाही यानी कि इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है भगवान का
प्रिय, भगवान का प्रिय, भगवान का प्रिय, महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। आगे बताइएगा तो पंचभद्रा झील किस राज्य में है? पंचभद्रा झील राजस्थान में है। पंचभद्रा झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। पंचभद्रा झील राजस्थान में है। आगे बताइएगा तो राज्य के विधान परिषद में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है, 40 हो सकती है। और वही विधानसभा में न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। और अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है विधानसभा में? 500। 500 विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500। क्या हुआ? हाँ, पंचभद्रा झील एक बार सर्च कर लीजिएगा तो राजस्थान बोले हो उसे, पंचभद्रा वैसे राजस्थान में ही होना चाहिए, सर्च कर लीजिए। क्या राजस्थान ही दे रहा है ना? ठीक है। आगे बताइएगा तो लताविया देश की राजधानी कहाँ है? लताविया की रीगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। लताविया देश की राजधानी कहाँ है? रीगा। लताविया रीगा ऐसे करके याद रखिए, लताविया रीगा एक शब्द में याद रखिए। बताइएगा तो सांसद सचिवालय से जुड़ा आर्टिकल कौन सा है? सांसद सचिवालय से जुड़ा आर्टिकल 89, 79 ने 89, 98 सॉरी 98, 98 सांसद सचिवालय 98, सांसद सचिवालय 98 यही होता है ना। देखिए हम लोग जो याद करते हैं हम लोग को सीधा सीधा याद रखता है, सिर्फ सांसद सचिवालय 98 आर्टिकल ऐसे याद रखें। इसी को जब शब्द में पिरो करके क्वेश्चन बना के दे देता है तो वहां पे हम लोग लगता है कि ये हम कभी पढ़े ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यही थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ना। जितना भी एग्जाम हो रहा है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उसमें 70% क्वेश्चन ऐसा पूछता है जो सामान्य हम लोग डेली यूज में पढ़ रहे हैं। 70% क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसको आप इजी क्वेश्चन के श्रेणी में रखते हैं। सिर्फ 30% ऐसा क्वेश्चन होता है जो मॉडरेट से लेकर के कभी हार्ड और कभी मॉडरेट रह जाता है। लेकिन 70% क्वेश्चन जो होता है वो बहुत आसान होता है। हम लोग इग्नोर कर देते हैं 70% क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं है, इस क्वेश्चन को क्यों पढ़े। अभी एसआई का इसमें से एग्जाम कितने लोग दे करके आए हैं? थोड़ा सा हाथ खड़ा कीजिएगा तो। जो अभी परसों जो एग्जाम हुई है उसको दे करके आए हैं, लगभग 15 लोग इस क्लास से एग्जाम दिए थे। आप लोग सच से बताइएगा 70 क्वेश्चन ऐसा कम से कम मिला था कि नहीं जो क्लास टेस्ट से या फिर क्लास क्यूज से मिला होगा? रिलेटेड क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कम से कम ऐसा था। 30 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा मॉडरेट था, या फिर तो कुछ क्वेश्चन टफ भी था। हाँ, लेकिन वही है तो थोड़ा सा ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़ना होता है। आगे बताइएगा तो भारत में प्रथम बार जेंडर बजट किस वर्ष आया था? 2005-6 में ही आया था। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजट कब आया था? 2005-6 में आया था। जेंडर बजट कब आया था? 2005-6 में आया था। आगे बताइएगा तो हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें जो बनी हुई थी ये किसकी बनी हुई थी? सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी हुई थी। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहर बनी हुई थी ये किसकी बनी हुई थी? सेलखड़ी नामक पत्थरों की बनी हुई थी। बताइएगा तो हड़प्पा सभ्यता सबसे अनूठा एवं सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा और प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। बताइएगा तो अपने ब्राह्मण मित्र के लिए यूक्लिड यानी कि यूक्लिड एक गणितज्ञ वैज्ञानिक थे के कार्यों को संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। अपने ब्राह्मण मित्र के लिए यूक्लिड कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? अलबरूनी के द्वारा किया गया था। अलबरूनी के द्वारा। एक बार फिर से सुनिए। अपने ब्राह्मण मित्र के लिए यूक्लिड कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? यूक्लिड जो है ना एक यूनानी गणितज्ञ थे जिनके कार्यों का संस्कृत अनुवाद कौन किया था? अलबरूनी किया था। हाँ, ज्यामिति के लिए जाने जाते हैं यूक्लिड, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो अलवार संतों के किस काव्य संकलन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा। अलवार संतों के किस काव्य संकलन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है? नलियादार द्विप्रबंधम, एक बुक पढ़े होंगे
नलियादि प्रबंधम, नलियादि प्रबंधम पढ़े हैं, इसी में बुक में किया गया है। क्या किया गया है? तो अलवार संतों के लिए काव्य संकलन का वर्णन जो है तमिल वेद के रूप में किया गया है। आगे बताइएगा तो किस चोल सम्राट ने संत कपि अपार संबदार व सुंदरदार की धातु प्रतिमा का एक शिव मंदिर स्थापत्य करवाया था? प्रांतक प्रथम करवाया था, प्रांतक प्रथम करवाया था। बताइए तो राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। राजभाषा हाँ। आगे बताइएगा तो नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1963 में नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1963 सॉरी 1 दिसंबर 1963 को 1 दिसंबर 1963 को प्राप्त हुआ था। आगे बताइएगा तो राज्यों का सृजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 3 ना। देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 में आप अगर कोई अर्जित राज्य करना चाहते हैं, यानी कि किसी दूसरे राज्य से अगर अपने किसी दूसरे देश से किसी राज्य को अगर अपने अंदर प्रवेश लाना चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं, तो वो कौन सा है? आर्टिकल 2। और जितना राज्य है भारत में इसी में तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, तो आर्टिकल 3। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा आर्टिकल 2 होगा, कौन सा 3 होगा। तो ध्यान से समझिए, जो अपना है उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो उसको तो हम कभी भी बदल सकते हैं, तो उसको आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन पहले हम किसको लाएंगे? जो बाहर है, जो मेरे पास नहीं है, उसी को लाएंगे ना। तो आर्टिकल 2 से जो अर्जित राज्य करेंगे, जो किसी दूसरे देश में है, अगर उसको अपने सीमा में मिलाएंगे तो वो आर्टिकल 2, और अपने सीमा के अंदर अगर सीमा का में परिवर्तन या फिर नाम में परिवर्तन या फिर क्षेत्रफल में परिवर्तन करेंगे तो वो आर्टिकल 3 हो जाएगा। आगे बताइएगा, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति हटाने का अधिकार किसको है? सांसद के पास होता है, सांसद के पास होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है और उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तो ऐसा कौन कर सकता है? तो सांसद कर सकता है, सांसद कर सकता है। ठीक है ना। आगे बताइएगा तो पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? राज्य स्तर पर। ध्यान से सुनिए, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर? 3 स्तर है इसमें। किस स्तर पे? ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे। ग्राम स्तर पे तो किसका? मुखिया का। ग्राम स्तर पे मुखिया का, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का, और जिला स्तर पर जिला समिति जिसको बोलते हैं, जिला परिषद जिसको बोलते हैं, उसकी गठन की जाती है। ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्लिप कीजिएगा, छूट जाएगा। आगे बताइएगा तो 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार का चुनाव प्रावधान किया गया था? 73वें, बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस प्रकार के मतदान की व्यवस्था की गई थी? तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान की। बताइएगा, भारत में प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत किस वर्ष से हुई? प्रत्यक्ष मतदान, हाँ, भारत में प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत कब से हुई है? 1919 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम 1919 से। प्रत्यक्ष मतदान भारत शासन अधिनियम 1919 से। अप्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत कब से हुई? 1892 से। 1892 से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली कब आई? 1892 में, जबकि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आई 1919 में। बताइएगा, महिलाओं को सर्वप्रथम निर्वाचन में शामिल कब किया गया? 1919 में। आगे बताइएगा, इसमें से भी एक क्वेश्चन और पूछता है कि दलित महिलाओं को भी मतदान में कब शामिल किया गया? 1919 में जो महिलाओं को शामिल किया गया था उसमें दलित और शूद्र महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। तो दलित और शूद्र महिलाओं को भी मतदान का अधिकार जो मिला वो किस अधिनियम के तहत मिला था? बिल्कुल सही है, 1935 के अधिनियम के तहत मिला था। 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है लगभग सभी लोगों जो है सो चुनाव के अंदर आ गए थे। और उस समय बताना है कि भारत की कितनी जनसंख्या मतदान में शामिल होती थी, कितनी प्रतिशत जनसंख्या शामिल होती थी 1935 में? केवल और केवल 10% जनसंख्या, केवल और केवल 10% जनसंख्या, जिसमें महिला पुरुष और हर लोग थे, मतलब कि उसमें हर समुदाय के लोग थे, लेकिन 10% लोगों को ही उसमें एलिजिबल किया गया था। आगे बताइएगा,
त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन आता है? जिला परिषद आता है। त्रिस्तरीय में कौन सर्वोच्च स्थान पे आता है? जिला परिषद आता है। बताइएगा तो बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण कौन सी संस्था का गठन हुआ था? तीसरा। ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा नया है और ट्रिकी क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण कौन सी संस्था का स्थापना हुआ था? तो पंचायत समिति का। ये तो बलवंत राय हर कोई जानता है कि बलवंत राय मेहता यानी 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। उसमें महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशन थी वो कौन सी थी? तो पंचायत समिति। पंचायत समिति, क्योंकि आप पर जान रहे हैं ना कि 2 स्तरीय ये अशोक मेहता समिति जो थी वो 2 स्तरीय थी, ठीक है ना। और तीसरा जो स्तर जुड़ा था वो कौन सा स्तर जुड़ा था? वो यही स्तर था, कौन सा? पंचायत समिति का। पंचायत समिति का जो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा, भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट है भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है ना, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट का नाम 3 बार चेंज हुआ है। दूसरे बार चेंज करके क्या रखा गया? हेली नेशनल पार्क रखा गया। और वर्तमान में क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है, जो किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। आगे बताइएगा, महाराष्ट्र का राज्य पक्षी कौन सा है? महाराष्ट्र का राज्य पक्षी कौन सा है? देखिए, हरियल पक्षी बोलते हैं इसको, हरा कबूतर के नाम से जानते हैं। हरियल पक्षी क्या बोलते हैं इसको? हरियल पक्षी बोलते हैं, जो हरा कबूतर। और साथ साथ आपको बताना है बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? गौरैया। बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? गौरैया है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, ठीक है ना। बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। बिहार की राजकीय दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू है। बिहार की राजकीय तीसरी राजभाषा कौन सी है? मैथिली है। बिहार की राजभाषा तीसरी कौन सी है? मैथिली है। उर्दू को राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। उर्दू को राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर में। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? अपना बिहार ही है। बिहार ही है। बिहार। हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार है। राजभाषा का आर्टिकल बताइएगा। राजभाषा का आर्टिकल कौन सा है? 343 से 51 तक राजभाषा का आर्टिकल जाता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रोत्साहन किस आर्टिकल के तहत? 351। हिंदी को राजभाषा के रूप में 351। आगे बताइएगा, 2 अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों के संगम बिंदु को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। बिल्कुल सही है, इकोटोन कहते हैं। 2 अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों के संगम बिंदु को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। आगे बताइएगा, जल मंडल, स्थल मंडल तथा जैव मंडल जीवों में पृथ्वी का